ये बहुत बड़ा डाउट है, लोगों को लगता है कि हमें दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन नहीं है मैम इंडिया में कहीं नहीं। देखो मैम, इनकम टैक्स बिल 2025 ना चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आपकी नीयत कैसी भी हो लेकिन कंप्लाइंस क्लियर होने चाहिए। ये है कि जो मेरी व्हाट्सएप चैट्स हैं या जो भी मेरे ईमेल्स हैं वो बिना वारंट के जो जीएसटी ऑफिसर है वो एक्सेस कर सकता है, तो ये तो सर वायलेशन हो गया। टैक्स कट जाता है, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये सस्पेंडेड अकाउंट्स होते हैं इन पे भी टैक्स कटता है। नया एक्ट लाने का मतलब किसी एसएससी को हराश करना नहीं होता है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। जितनी भी मैंने आपसे बात की उसमें मुझे यही समझ में आ रहा कि हमारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। ये एक जितने एमएसएमई ओनर्स, बिजनेस ओनर्स इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपने चैलेंजेस करें सबसे पहले। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है तुषारिका शर्मा, आई एम द को-फाउंडर ऑफ ट्रूथ एंड सोशल पब्लिकेशन। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं जो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और अब इस समय लोगों की मदद कर रहे हैं लिटिगेशन से जुड़े केसेस डील करने में, जीएसटी से जुड़े चैलेंजेस से ओवरकम करने में और एमएसएमई को एम्पावर करने में हेल्प कर रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ें सुनने में बहुत जटिल लगती हैं, मगर आज हम इन चीज़ों को साधारण तरीके से कैसे समझ सकते हैं वो आकाश जी के साथ हम समझेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी लेंगे जो न सिर्फ हमें एम्पावर करेगी मगर एक जागरूक नागरिक भी बनाएगी। तो आकाश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट में। मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाहूँगी जो जनता की तरफ से, आप क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और अब आप लिटिगेशन से जुड़े केसेस भी डील करते हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स, जीएसटी से जुड़े हुए, तो मैं चाहूँगी कुछ एक ऐसे सवालों का आप लोगों को जवाब दें जो उनके माइंड में मिथ हैं और जो चैलेंजेस है, क्योंकि जानकारी बहुत है पर सही जानकारी बहुत कम है, राइट। तो सबसे पहली, अभी एक नया हमारा जो इनकम टैक्स का बिल आया है, मैं चाहूँगी कुछ 4-5 अच्छी चीज़ें आप उनकी हमें बताएं जो हमारे काम आ सकती हैं। फर्स्ट तो ये है मैम, इनकम टैक्स बिल 2025 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ओके। इनकम टैक्स बिल अभी तक क्या था, हमारी इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता था। बहुत पुराना एक्ट हो गया, 61 में आया था। बहुत उस टाइम पे रूलिंग आई, उसके बाद इंटरप्रिटेशन आई, तो बहुत हैवी बरकम एक्ट हो गया था जी। तो चेंज की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। एक्ट में यदि मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपने यदि 61 पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। एक्ट सेम है, बस उसको कंसाइज कर दिया है, समराइज कर दिया है। तो सबसे पहला तो यदि मैं इसकी बात करूँ, सिंपल प्लेन लैंग्वेज में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मोर, ऐसे वर्ड, भारी भरकम वर्ड का यूज ही नहीं हुआ है। ओके, अब साधारण कर दिया, साधारण कर दिया है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे कि एक सेक्शन यहाँ पर है, उसकी इंटरप्रिटेशन दूसरी जगह है, उनको कंसाइज करके एक ही जगह पे डाल दिया, कर दिया है। तीसरा, अभी तक लोग कंफ्यूज रहते थे कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दो क्या है, ये लोगों को पता ही था। उन्होंने सिर्फ एक ही कर दिया कि अब टैक्स ईयर होगा, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। अच्छा। चौथा, बहुत सारी चीज़ें प्री फिल्ड हो जाएंगी। मतलब आप देखोगे इनकम टैक्स बिल आने के बाद आपको म्यूचुअल फंड्स की डिटेल है, इक्विटी की डिटेल्स हैं, वो सब प्री फिल्ड आएंगी। और सबसे मेजर रिफॉर्म्स की सेक्शंस के नंबर्स घटा दिए हैं। 1200 से प्लस इंटरप्रिटेशंस थी, अब वो मेरे ख्याल से 536 के आसपास कर दी है। तो बहुत सारी, मतलब यदि मैं आम भाषा में बात करूँ तो आम आदमी के लिए अप्रोचेबल कर दिया कि वो भी उससे पढ़ के चीज़ें समझ सकता है। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि डिजिटल स्पेस के बारे में बात किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी व्हाट्सएप चैट्स हैं या जो भी मेरे ईमेल्स हैं वो बिना वारंट के जो जीएसटी ऑफिसर है वो एक्सेस कर सकता है, तो ये तो सर वायलेशन हो गया। इनकम टैक्स की में एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 में वर्चुअल डिजिटल स्पेस को एक ऐड कर दिया गया है कि अब इनकम टैक्स ऑफिसर उसको भी चेक कर सकता है। अभी तक क्या था, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं कि 1961 जो एक्ट हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट था उसमें था कि आपके पास स्ट्रॉन्ग और कंक्रीट एविडेंस होने चाहिए थे और कोर्ट एम्पावर करता था कि आप जाके इनकी व्हाट्सएप चैट निकाल लो या ईमेल्स निकाल लो। लेकिन अब जो हमारा इनकम टैक्स बिल है उसमें रीज़न टू बिलीव के बेसिस पे ही, मतलब यदि आपको लगता है कि हाँ इनके व्हाट्सएप से हमें अच्छे प्रूफ मिल जाएंगे तो वो आपके व्हाट्सएप को और ईमेल्स को एक्सप्लोर कर सकता है, ले सकता है। लेकिन सर ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट नहीं है। राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है मैम, लेकिन लो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में डिजिटलाइज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों पे एविडेंसेस सब डिजिटलाइज हो गए हैं, तो
कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी मगर कंपल्शन सर है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ, हमारे फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये। मैं क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं इसीलिए मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखो मैम, कहीं ना कहीं प्राइवेसी एक्ट को तो ब्रीच कर रहा है, हाँ कहीं ना कहीं मैं ये बात करूँ, लेकिन अब लो है, लो हो सकता है इसके बाद कोई इसमें कोई इंटरप्रिटेशन आ जाए, कहीं ना कहीं कोई बैरियर लगा दे, लेकिन आज की डेट में तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस में उसने क्लियर लिखा है कि यदि ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है तो वो आपके व्हाट्सएप और ईमेल्स को एक्सप्लोर कर सकता है। हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिकली चेंज नहीं हो सकते ना, परमानेंट स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकता। हाँ नहीं चेंज हो सकता, तो उसमें भी है अमेंडमेंट्स का, तो मुझे लगता है कि उस जरिए से कुछ हाँ, होगा। अभी वो मैम कि अभी तो 1 अप्रैल से लागू होगा, उसके बाद क्या उसका यूटिलाइजेशन हाँ, correct। हो सकता है, कुछ ना कुछ Clause लगाएंगे, हाँ। कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन लगानी चाहिए। नहीं तो आज की डेट में तो ऑफिसर को ये एम्पावर मिल जाएगा, वो तो कहेगा कि मैं तो आपका व्हाट्सएप चेक कर लूंगा। हाँ मैं वही मतलब मैं हाँ, जानना तो उसका कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन ना हो जाए तो कुछ ना कुछ बैरियर तो डिपार्टमेंट हाँ, या या तो गवर्नमेंट लगाएगा। करेक्ट, या तो ऐसा हो कि भाई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो उसके बाद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि बिना किसी एविडेंस के ऐसे ही तो वो फिर एक रॉन्ग ट्रैक पे भी जा हाँ, रॉन्ग सकती ट्रैक हैं पे भी चीज़ें। उसका मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक और आप जब हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि अब जो केसेस हैं वो एल्गोरिदम बेस्ड होंगे, तो क्या आप मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आता है, कोई चैलेंज आता है, तो ऐसे में क्या ऑफिसर कमांड लेगा? अब क्या है ना मैम कि हर चीज़ AI बेस्ड हो गई है। हाँ मैन पावर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी मैन पावर पे कम करना चाहती है गवर्नमेंट भी और आम एंटरप्रेनर भी, तो डिपार्टमेंट भी AI बेस्ड जो है चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं, मतलब सिस्टम बना दिए है। अब वो क्या है कि वो उसमें एल्गोरिदम डिफाइंस हैं, उन एल्गोरिदम्स के बेसिस पे वो रेड फ्लैग कर देती है कि यार ये केस जो है मुझे लगता है कि स्कूटनी में आना चाहिए। अब यदि कोई केस AI के बेसिस पे स्कूटनी में आ गया तो कहीं ना कहीं असेसी को थोड़ा हरासमेंट तो होता ही है कि चाहे वो जेन्युइन हो, क्योंकि AI का एक लिमिटेड यूज़ है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि AI सिर्फ रेड फ्लैग का काम करेगी। ये लोगों का मिथ है कि सिर्फ AI के बेसिस पे नोटिस भेज दिया जाएगा। AI रेड फ्लैग करके आपके नोटिस को स्क्रूटनाइज करेगी, उसके बाद कोई ना कोई ऑफिसर ही उसको सेलेक्ट करेगा कि हाँ ये केस आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ AI नोटिस डायरेक्टली आपको डिस्पैच कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। तो मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक पार्ट है, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो रहना कंप्लीटली चाहिए, बेस्ड हो जाए। रहना चाहिए। AI के बेनिफिट में आपको बताऊं, अभी एक केस में आपको बता भी रहा था, एक केस आया है, उसमें क्या हुआ, एक असेसी ने एक प्रॉपर्टी सेल आउट की, प्रॉपर्टी लेट से सेल आउट करी, अभी हम इग्नोर कर देते हैं इंडेक्सेशन कॉस्ट को, 5 करोड़ की, और उसकी एक्विजिशन कॉस्ट उसने 3 करोड़ दिखाई और 2 करोड़ का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा दिया। हाँ बनाने वाला। बना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की मतलब ये मैंने इसमें डेवलपमेंट किया है। अब जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाया उसने 2001 से लेकर 2005 तक के सारे बिल उसने प्रोड्यूस कर दिए और सब कुछ इनकम टैक्स को जो है अपने रिप्लाई में सबमिट कर दिया। बाद में पता चला उसकी फोरेंसिक हुई, उन इनवॉइसेस को डिपार्टमेंट ने AI के बेसिस पे एनालाइज करा और ये पाया कि उसमें कैलिबरी फॉन्ट यूज़ हुआ है। अब कैलिबरी फॉन्ट जो आया ही था वही 2007 में आया था, तो इस बेसिस पे डिपार्टमेंट ने उसकी डिमांड को सस्टेन करा और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाई। तो मतलब AI का यूज़ डिपार्टमेंट यहाँ तक कर रहा हाँ है। ठीक है, और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमें एम्पावर कर रही है तो क्यों ना कानूनी संस्थाओं को भी एम्पावर करे, सरकार को भी एम्पावर करे, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और मतलब ऐसा धोखा आप सरकार को दोगे और पकड़ में नहीं आओगे, ऐसा भी तो मतलब ये मैं मानता हूँ उसका बैड लक है SSC का, ऐसा होता नहीं जनरली। SSC का बैड लग रहा है। हाँ, फॉरेंसिक की जांच बैठ गई, ठीक है। इसके अलावा एक और सवाल है कि अभी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, फैमिली ट्रस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जिनकी कंपनीज भी बड़ी हो जाती हैं वो उसमें भी अपनी ट्रस्ट रजिस्टर कराते हैं, तो इसमें है कि छोटा सा भी अगर क्लैरिकल कुछ गड़बड़ होती है तो 30 to 40% ऑफ आपका चला जाता है। नहीं देखो मैम, इनकम टैक्स बिल 2025 ना चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि आपकी नीयत कैसी भी हो लेकिन कंप्लाइंस क्लियर होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। नीयत तो ठीक है लेकिन कंप्लाइंस बड़े क्लियर होने चाहिए। आज की डेट में 90% स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स सब सोसाइटीज़ में चल रहे हैं। सोसाइटीज़ दिखाई जाती हैं कि वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही, वो सिर्फ लोग सोशल वेलफेयर कर रही है। इस बेसिस पे उनकी एग्जम्पशन, उनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस मिलती है। हाँ, अब इस इनकम टैक्स बिल में ये कहा गया है कि यदि आपकी कमर्शियल एक्टिविटी 20% से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, तो आपके ऊपर
जो टैक्स है वो 30% मतलब 30 to 40% टैक्स लगेगा। आपको उस एग्जम्पशंस की अवेलमेंट नहीं होगी। कमर्शियल एक्टिविटी मतलब कोई लघु उद्योग है? कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि जिससे आपको बेनिफिट हो रहा हो। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे मतलब एक तो होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि मैं सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए कर रहा हूँ। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब है कि मैं उससे बेनिफिट कमाना चाहता हूँ। अच्छा, ओके, पर्सनल बेनिफिट। अगर सोशल बेनिफिट है, अगर हम किसी कम्युनिटी को कमा के दे रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके, आप पर्सनल यूज के लिए नहीं ले सकते। ओके, कहीं ना कहीं उसकी कंप्लायंस को थोड़ा सा इनकम टैक्स बिल ने रिजिड कर दिया है कि उनकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, लेकिन आप अच्छे से कंप्लायंस करें तो आज भी लो सेम बेनिफिट आपको देगा। करेक्ट। एक और चीज़ है, जो कानून की किताबें हैं वो अब थोड़ी छोटी होती जा रही है और रूल्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ऑल्सो डिजिटलाइजेशन के बाद और जिस तरह से समाज अब बदला है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और फिर ये इंटरनेट आने के बाद, मैं समझती हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब इन चीज़ों की तैयारी नहीं की गई थी। मगर क्या इन डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि अब ये चर्चाएं संसद में ना होकर कुछ आधिकारिक लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस बना पाएंगे? और क्योंकि एक छोटे से डिसीजन से भी सर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है मैडम। आज भी जो डिसीजंस हैं, जो लॉ हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है वो संसद ही चेंज कर सकता है। दो डिफरेंट बातें हैं। मुझे टैक्स रेट बढ़ाना है, मुझे आप पे किसी मंदिर पे 10% की जगह 20% टैक्स लगाना है, या किसी इंडिविजुअल का टैक्स स्लैब चेंज करना है, तो मैं नोटिफिकेशन के जरिए कभी नहीं कर सकता। ना पहले कर सकता था, ना मैं आज कर सकता हूँ। इनकम टैक्स बिल में भी ये प्रावधान नहीं है कि आप नोटिफिकेशन के जरिए टैक्स रेट को एनहेंस कर सकते हैं। अच्छा, आप प्रोसीजरल चेंज कर सकते हो नोटिफिकेशन के थ्रू। अब क्या हुआ है कि एक्ट छोटा हो गया है, सारी इंटरप्रिटेशंस एक जगह आ गई हैं, कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की पावर्स को बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स की पावर को बढ़ा दिया है जी। तो नोटिफिकेशंस के जरिए इंफॉर्मेशन गैदर करने का फॉर्मेट चेंज कर सकती है, लेकिन लॉ चेंज नहीं कर सकती। आज भी इनकम ये मिथ है कि हम ऑफिसर को पावर दे दी गई है कि वो कुछ भी लाके एक्ट लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हम भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेल्फ सर्टिफाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, सरकार बोल रही है सेल्फ सर्टिफाई करो और गलती किया तो 200% आपके ऊपर पेनल्टी लगा दे रही है। तो ये काम तो सर ऑफिसर्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करी, और फिर उसके बाद पेनल्टी भी इतनी हैवी, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो एवरी पर्सन कांट बी दिस मच अवेयर। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? परेशानी क्या है, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना, तो हमें ये लगने लगता है कि यार पहले तो ऐसा था, अब ऐसा हो गया। सेल्फ सर्टिफिकेशन तो आज भी है। आज भी तो आप अपना जो टैक्स असेस करती हो सेल्फ असेसमेंट में ही करती हैं आज भी। अब ऐसा कोई चेंज थोड़ी हो गया है, बस उन्होंने थोड़ा सा सेल्फ सर्टिफिकेशन पे पेनल्टीज बढ़ा दी हैं। वो क्यों बढ़ा दी हैं? ताकि लोग जिम्मेदार बने। हाँ, जिम्मेदार बने, प्रिकॉशंस के साथ करें। और कहीं ना कहीं मैडम आप कोई चीज़ सेल्फ सर्टिफाई कर रही हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में दिक्कत क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। और ह्यूमन एरर की आज भी उतना ही स्कोप है। ठीक है, लॉ में लिख दिया गया है, थोड़ी पेनल्टीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, कंप्लायंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, लेकिन आज भी लिवरेज आपको मिलेगी यदि आप जेन्युइन हो। आजकल टैक्सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि जेब में पैसा आया, टैक्स कट जाता है, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये सस्पेंडेड अकाउंट्स होते हैं, इन पे भी टैक्स कटता है? सस्पेंडेड पे नहीं कटता है मैम। क्या है कि बहुत सारी एंट्रीज आज की डेट में आपने पेमेंट कर दी, लेट्स से आपने पेमेंट कर दी किसी को, वो हमने अपनी बुक्स में एज ए सस्पेंस अकाउंट ट्रीट कर दी कि मुझे नहीं पता है अभी मैंने किसको पेमेंट की है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि यदि आप कोई एंट्री ऐसे पेमेंट करते हो तो आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस की लाइबिलिटी है, और जो कि अनएक्सप्लेन्ड मनी में आज भी फॉल होती थी, बस उसको कहने का तरीका चेंज हो गया है। समझ गया। आज भी वो यदि आप कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी होती है तो उस पर टीडीएस का प्रावधान है। ओके, बस उसको थोड़ा सा लॉ में लिख दिया गया है। अब वो हम उसको गलत इंटरप्रेट करने लगे हैं। तो वही चीज़ है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि जो कानूनी भाषा होती है वो अक्सर बहुत जटिल होती है। मेरे पिताजी लॉयर है तो मैं जानती हूँ कि हर व्यक्ति आसानी से कानूनी किताब पढ़ नहीं सकता, और पढ़ भी लिया तो समझ नहीं सकता। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। प्लेन लैंग्वेज में मैम, यदि आप एक्ट पढ़ेंगे तो उसको एक जर्नल आदमी भी पढ़ पाए, प्लेन लैंग्वेज में है। अभी जो नए बिजनेस ओनर्स आ रहे हैं, छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप की ग्रोथ सर रातों रात होती है, आपको पता है। वो टैक्सेशन के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, और वो प्रिपरेशन ना करने की वजह से उसको इन्वेस्टमेंट में भी इश्यूज आते हैं। तो इन स्टार्टअप ओनर को आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? मैम, एंजल टैक्स लगता है इन पे। हाँ। और एंजल टैक्स की जो बात है ना, एंजल टैक्स में कोई
पहले क्या था, 1961 में जब एक्ट आया था उस समय बहुत ज़्यादा कोई लो एंजल टैक्स के बारे में नहीं था। धीरे धीरे नोटिफिकेशंस के जरिए ये एंजल टैक्स मैं क्लियर करना चाहूंगा, एंजल इन्वेस्टमेंट हाँ, एंजल इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स बोलते हैं। तो धीरे धीरे कुछ नोटिफिकेशन बजट्स में कुछ डेफिनेशन आए जिसमें उनको कैटेगराइज किया गया, लेकिन अब एक स्पेसिफिक एंजल टैक्स का सेक्शन डाल दिया गया है। उस रूल को डालने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्लियर रहे कि एंजल टैक्स लगता कैसे है। चीज़ें मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक्ट में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, बस आज के समय के हिसाब से उसको इम्प्रूव किया गया है। नया एक्ट लाने का मतलब किसी असेसी को हराश करना नहीं होता है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट होता है। इवेजन्स के रास्ते चेंज हो गए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, तो लॉ भी तो कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा। सही बात है, तभी तो वो उसको कवर करेगा, नहीं तो लूप होल्स रह जाएंगे लॉ में। लॉ सेम है, एक्ट सेम है, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। यानी नए इनकम टैक्स रूल से डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। और अब साधारण भाषा में भी है तो नॉर्मल आदमी समझ सकता है और पढ़ सकता है। एक और चीज़, इसमें स्लैब्स होते हैं इनकम टैक्स के। इन स्लैब्स को एक आम नागरिक को किस तरह देखना चाहिए और एक बिजनेस ओनर को किस तरह देखना चाहिए? मैम, स्लैब्स कंपनीज के अलग हैं, इंडिविजुअल्स के अलग हैं, पार्टनरशिप फर्म्स के अलग हैं। स्लैब एक्ट में ना डिफाइन नहीं होते, स्लैब हर साल बजट में डिफाइन होते हैं। हमें बहुत मतलब मेरे पास एक कुछ क्वेरीज आई जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं थे बंदे, कि सर अब तो ये जो 1 अप्रैल से जो लगने वाला था 12 लाख की जो छूट मिलने वाली थी, ये खत्म हो जाएगी क्योंकि नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है। आज भी जो स्लैब्स हैं, जो टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बजट से ही डिफाइन होगा। एक्ट और वो जो एक्ट में सिर्फ ये बताया गया कि यदि ये स्लैब्स हैं तो आपको उनको यूटिलाइज कैसे करना है। एक्ट आपको प्रोसीजर देता है। ठीक है। तो जो स्लैब्स हैं इंडिविजुअल्स के अलग हैं। जैसे अभी मैं बताऊं 12 लाख तक की एक छूट लास्ट ईयर बजट में डिक्लेयर्ड है, जो इस साल पे एप्लीकेबल है कि 12 लाख तक की यदि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है एज एन इंडिविजुअल। उसके बाद यदि 12 लाख से ऊपर हो जाती है तो उसने एक डेफिनेट स्लैब दिया कि 0 से 4 लाख कोई नहीं है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 to 12 10% है, ऐसे उसने एक स्लैब दिए हैं। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है। पार्टनरशिप फर्म पे अगेन वही 30% का टैक्स है, कंपनीज पे वही 25% का टैक्स है। तो स्लैब्स का इनकम टैक्स बिल से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये जो स्लैब्स हैं ये आपकी इनकम के अनुसार हैं और आप इन्हीं के अनुसार अपना जो फाइलिंग वगैरह करोगे। और अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में भी 2 चीज़ें हैं, जैसे 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं, तो इंडिविजुअल इनकम और पार्टनरशिप फर्म की इनकम तो कंबाइन हुई ना? कंबाइन। पार्टनरशिप फर्म में भी एक अलग डेफिनेट प्रोसेस है। लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म XYZ में 3 पार्टनर है, XYZ, उन्होंने जिस इनकम पे टैक्स दे दिया उस पर डिपार्टमेंट आपसे डबल टैक्सेशन नहीं लेगा। अच्छा, मतलब अगर मैंने सैलरी रखा है 12 लाख ईयरली, उस पे मैंने टैक्स दे दिया तो अब वो हट गई। अब जो रेस्ट 12 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपने सैलरी पे टैक्स या 10 लाख मान लीजिए है आप। नहीं, मैं आपको दोबारा यहीं पे अंडरस्टैंडिंग गैप है। आपकी टर्नओवर, लेट्स से आप एक सर्विस इंडस्ट्री से, आपने 50 लाख रुपीज अर्न करे, ठीक है, आपने रेवेन्यू की बात कर रहे हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके 50 लाख है। आपने उसके बाद उसमें एक्सपेंसेस डाले कि मैंने ये फलाना एक्सपेंसेस इनकर करे, 20 लाख एक्सपेंस हो गया मार्केट। उसके बाद आपने कहा जी 10 लाख रुपए मैंने सैलरी भी विड्रॉ करी है, ठीक है, तो आप जो टैक्स दे रहे हो 20 + 10 30 के बाद 20 लाख पे ही तो दे रहे हो। ओके, तो आपको तो जो आपने रेम्यूनरेशन लिया उस पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने पार्टनरशिप फर्म में उस पर टैक्स नहीं दिया। हाँ, समझ गए। यदि आप उसको वहाँ पर टैक्स ना करके, मतलब आप उसको वहाँ पे एक्सपेंस क्लेम ना करके, आप अपनी 10 लाख को रेम्यूनरेशन ना ट्रीट करके 20 लाख की एक्सपेंस रखते हो, 30 लाख पे टैक्स दे देते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट जो है वो 30 लाख हुआ, वो आपके रेशियो में डिवाइड हो जाता, तो जो वो प्रॉफिट आता उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। समझ गए। मतलब पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पर एंटिटीज जुड़ी हुई हैं। अब यही अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो डायरेक्टर्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, कंपनी बिल्कुल सेपरेट एंटिटी हो। जो टैक्स आपने, जो एक्सपेंसिव आपने वहाँ पर क्लेम कर लिया उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सीधी बात है मैम, डबल टैक्सेशन नहीं है कहीं भी। यदि आपने किसी चीज़ को पार्टनरशिप फर्म में टैक्स रिबेट ले ली, किसी की कोई एक्सपेंस क्लेम कर लिया, तो आपको वो एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आपने उसको वहाँ पर रिबेट नहीं क्लेम किया तो आपको जरूर, ठीक बात, उसकी टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। करेक्ट। ये बहुत डाउट रहता है लोगों को, ये बहुत बड़ा डाउट है। लोगों को लगता है कि हमें दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। डबल टैक्सेशन नहीं है मैम इंडिया में कहीं। ओके, ठीक है। इसके अलावा एक और मेरा सवाल है जो ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स, MSME ओनर्स का ही है, टैक्सेबल इनकम
और नॉन टैक्सेबल इनकम जो कंपनी की भी होती है और जो इंडिविजुअल्स की होती है, उसको किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजन कंपनी के और इंडिविजुअल के किस बेसिस पे लेने चाहिए? मैम नॉन टैक्सेबल इनकम तो आज की डेट में एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब अगर कोई कंपनी है जो मान लीजिए सीड्स में डील कर रही है, तो भी वो फिर कमर्शियल में ही आ गया। कमर्शियल एक्टिविटी है। हाँ। आप एग्री प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो दैट इज नॉट मींस कि आप एग्जाम कैटेगरी में, मतलब नॉन टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, सब टैक्सेबल ही है। टैक्सेबल ही है। सारी इनकम जितनी भी इनकम्स है ना, सब पे आपको कहीं ना कहीं तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, ये क्लियर कर लीजिए प्लीज। ये डायरेक्ट इनकम जो है आपकी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, वो भी सिर्फ फार्मिंग कैपेसिटी में आपकी इनकम। जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जैसे अगर मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट की हुआ वहाँ पे, उस पे कैसे रहता है? आपको बता दूं कि न्यू रिजीम पे ही गवर्नमेंट का फोकस है। क्या होता था, मतलब जैसे मैं तो 15 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोग आते थे ITR के लिए, कहते थे कि सर मेरी इनकम इतनी दिखा दो कि मुझे टैक्स ना देना पड़े, लेकिन सर मुझे लोन चाहिए तो थोड़ी सी हैवी भरकम इनकम मुझे दिखा दो। तो मान लो लेट से 5 साल की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी, तो हमें कहा जी 7 लाख की तो आप मेरी इनकम दिखा दो, 1.5 लाख की ATC दिखा दो, और 50,000 की जो है कोई और एग्जाम्पशन दिखा दो, लेकिन मेरी ITR 7 लाख की कर दो। उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं थे, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी ATC की, लेकिन फिर भी दिखवाते थे। तो गवर्नमेंट का भी फोकस ये है कि कम से कम लिटिगेशन किए जाए। बाद में वो लिटिगेशन में आते थे, ऑल तो छोटे थे, लिटिगेशन में नहीं आते थे, गवर्नमेंट भी उनको इग्नोर करके चलती है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी इग्नोर करके चलता है। लेकिन उस चीज़ों को, वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो डिपार्टमेंट के पास नहीं आई, मतलब गवर्नमेंट के पास नहीं आई, सही बात है, लेकिन उसका अनड्यू बेनिफिट उठा के ले गया SSC। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रोवोक करना चाहती है, कम करना चाहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो न्यू रिजीम पे कंसंट्रेट कर रही है। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपने कहीं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला है या फिर कंपनी के तर्ज पे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और वो ग्रो हुई है, तो उस पर आपको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसको रिबेट का आज भी आप ओल्ड रिजीम में ले सकते हो। ओके। अब इस साल से उन्होंने, आपने देखा हुआ यदि लास्ट ईयर की ITR, उसमें तो स्पेसिफिकली यदि आप कोई LIC की डिडक्शन ले रहे हो तो उसमें वो पॉलिसी नंबर और सब चीज़ें पूछ रहा है आपसे। हाँ, कि पहले नहीं था ऐसा। हाँ, मतलब गवर्नमेंट भी कह सकते हैं कि तैयार हो रही है। और जितनी भी मैंने आपसे बात की उसमें मुझे यही समझ में आ रहा कि हमारे लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। ये एक फियर है, क्योंकि क्या है कि हम टैक्स को ये समझते हैं कि ये शायद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर हम सरकार को ये समझते हैं कि डेवलपमेंट उनकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नागरिक होने के नाते थोड़ा हिस्सा हमारा भी हो, क्योंकि हमारे घर के सामने बनना पड़ेगा। हमारे घर के सामने हमको सड़क चाहिए, तो वो सड़क बनाने के लिए मटेरियल आता है, पैसा आता है, गवर्नमेंट हमसे ही लेगी और वही इन्वेस्ट करेगी वहाँ पे डेवलप। कहीं ना कहीं हमें कंप्लाइंट होना पड़ेगा। यदि हम कंप्लाइंट हैं और ऑनेस्ट है तो कहीं कोई लो आपको अवॉइड नहीं करता किसी भी चीज़ के। करेक्ट। और अगर कोई चैलेंज आता है तो फिर आकाश सर हैं ही डेफिनेटली हम कंसल्टेंट है इसीलिए। करेक्ट। सो थैंक यू सो मच आकाश सर फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। आपने जितनी भी चीज़ें बताई, जितनी बातें बताई, सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत साधारण भाषा में आपने बताया। दूसरी चीज़, MSME के पेन सुनने वाले बहुत कम है। देखिए मार्केट में बहुत लोग ये बता रहे हैं सेल्स कैसे बढ़ाएं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे बढ़ाएं, लेकिन सबसे बड़ा पिलर होता है फाइनेंस एंड कंप्लायंसेस। और मुझे लगता है कंपनी ज़्यादातर बंद भी इसी की वजह से होती है। इसी से हो रही है मैम। टैक्स बर्डन बढ़ रहा है, MSME पे लोन्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं लिटिगेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, करेक्ट। कहीं ना कहीं लिटिगेशन से हरासमेंट होकर बहुत सारे ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने बंद कर देते हैं। और वो एक्चुअली हैरेसमेंट के फेज में जो MSME ओनर है, बिजनेस ओनर, मेंटली अगर फिट नहीं है, साउंड नहीं है, टेंशन में, तो बिजनेस पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई होप कि ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत एम्पावरिंग होगी हर व्यक्ति के लिए। मैं फिर से एक ही बात बोलूँगी कि इन चीज़ों को सिर्फ इस तरह से मत देखिए कि मैं एक बिजनेस ओनर नहीं हूँ, मुझे इस जानकारी की क्या ज़रूरत है। आपको नहीं पता। मैं हमेशा अपनी कहानी बताती हूँ, मैं डॉक्टर बनने के लिए घर से निकली थी और आज एक एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ। तो आपको हर चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, आपको नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज होते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को देखती हूँ जिनका फाइनेंस का नॉलेज इतना अच्छा होता है कि वो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को ऐसे देखती हूँ जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है और दे आर नॉट एबल टू स्केल। तो एज एन इंडिविजुअल भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता कभी हम अपनी जानकारी से किसी व्यक्ति को सही सलाह देकर उसकी गाइडेंस कर पाएँ। जितने MSME ओनर्स, बिजनेस ओनर्स इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने चैलेंजेस को एड्रेस करें सबसे पहले, एक्नॉलेज करें सबसे पहले, आइडेंटिफाई करें सबसे पहले, उसके बाद उन्हें स्टेप बाय स्टेप किस तरह प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करें और डरें बिल्कुल नहीं। चाहे आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक पार्टनरशिप डीड के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कानून आपके हमारे लिए बना है, हमारे फेवर में बना है। हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हम उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता हो कि प्रोसेस को फॉलो कैसे करना है। और उसके लिए आकाश गुप्ता जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं। आप इस एपिसोड को देखिए पूरा, एक बार 2 बार देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आकाश सर का पूरा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कभी आपको कोई चैलेंज आता है, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे तो पर्सनली सर बहुत एडवाइस करते ही हैं, हमारे ऑथर भी हैं, दुबई डिकोडेड बुक के राइटर भी हैं, और मेरे ख्याल से दूसरी किताब भी उनकी आ रही है जो इन्हीं विषयों के ऊपर है, जिन विषयों के ऊपर हमने बात की है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को न सिर्फ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, मगर इसके साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो इनसे एम्पावर हो सकते हैं। और वो एम्पावरमेंट मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी जनता है वो सबके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमें इंतज़ार रहेगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच आकाश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू।